आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो में बेटा मेरा लक्ष्य है कि मैं तुम्हें बर्मा के इतिहास के बारे में एक प्राइमर दूं। प्राइमर मतलब समझ रहे हैं ना आप? बेसिकली एक इंट्रोडक्शन टाइप का दूं। द आइडिया इज टू ऑफ कोर्स इनविग्रेट इंटरेस्ट, राइट? ये और तुम्हें कहीं ना कहीं ये महत्व समझाना भी जरूरी है कि यू नीड टू लुक अराउंड एज अ ग्लोबल सिटीजन, राइट? आपको अपने रीजन की समझ केवल अपने अपनी राष्ट्रीयता तक अपने ज्ञान को सीमित नहीं रखिए भाई और बहन, राइट? वी हैव टू समवेयर go beyond our what should I bind, जो बाइंडर्स हमको दिए जा रहे हैं हमें इनके आगे भी सोचना है, क्योंकि देखो कनेक्टिविटी बहुत है। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो तिब्बत और हिमालय वाला अगर ये रीजन देखो तो देखो जरा लाइन से कि यहां से कितनी नदियां निकल रही हैं। इंडस निकल रही है, गंगा निकल रही है, यमुना निकल रही है, थोड़ा और आगे बढ़ोगे ब्रह्मपुत्रा निकल रही है, इरावदी निकल रही है। आज जो हम लोग कहानी सुनने जा रहे हैं बर्मा की, इसमें इरावदी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जानते हो इरावदी नाम जो है, ऐसा कहा जाता है कि ये संस्कृत के रेवती शब्द से आया है, राइट? फिर ऐसे ही तुम्हें एक नदी दिखेगी, साल्वीन नदी। साल्वीन नदी ये जो है तुम्हारे लिए क्या कहते हैं, थाईलैंड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रही है। थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर से लग के बहती है। उसके बाद तुम्हारी और आगे बढ़ोगे तो तुम्हें मिलता है मीकोंग नदी। ये वियतनाम की लाइफ लाइन है। थोड़ा और ऊपर उठोगे तो तुमको मिल जाएगी ये यांगसे नदी, येलो रिवर। ये सारी नदियां बेटा यही तिब्बत और हिमालय के रीजन से आ रही हैं। और इस इलाके को तुम 75 देश में काट दो, लेकिन जो कनेक्टिविटीज है वो तो रहेंगी ना भाई। तो थोड़ा सा हमें समझना है। और ध्यान रखो कि बर्मा अपना जो है पड़ोसी मुल्क है बेटा, मात्र बिल्कुल बगल में सटा हुआ है। 1600 किलोमीटर की का बॉर्डर हम शेयर करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, चारों प्रदेश जो हैं ये टच होते हैं म्यांमार से, बर्मा से तुम्हारे, राइट? तो ये और यहाँ की जो क्या कहते हैं सभ्यताएं हैं, जो यहाँ के ट्राइबल ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, इनमें काफी समानताएं भी हैं। नॉर्थ ईस्ट में और म्यांमार के ग्रुप्स में भी बहुत सारे। और हमारा इतिहास हमेशा से जुड़ा रहा है। तो अगर अपने इतिहास को समझना है तो वो कैसे जुड़ा है अड़ोस पड़ोस से, ये समझना किसका काम है? पड़ोसी का नहीं है, आप ही का है, राइट? तो प्लीज इसको ये मत समझना कि ये बड़ी दूर की बात हो रही है। नहीं, ये हमारी जानकारी की बात है जो हमें जानना चाहिए। कितने समय तक तो बर्मा भारत का पार्ट रहा है, कॉलोनियल टाइम्स में रहा है कि नहीं रहा है? तो हमको थोड़ा सा इस पे नजर बारीकी से डालना है, राइट? ये मेरा एम है। तो आओ बात को थोड़ा सा शुरू करते हैं। पहले कुछ इनके बारे में मोटी मोटी बातें जानो। करीब 5.5 करोड़ यहाँ की इस समय जनसंख्या है जो बताई जाती है, ठीक है? और 135 अलग अलग, डाइवर्सिटी बहुत है देखो, डाइवर्सिटी बहुत है। 135, 135 सेपरेट एथनिक नेशनैलिटीज दैट लिव हियर, और जो बहुत तरह से अपनी ऑटोनॉमी इंजॉय करने की कोशिश, मतलब डिमांड करती हैं ऑटोनॉमी अपनी, राइट? अच्छा, इसको बर्मा भी कहा जाता है, म्यांमार भी कहा जाता है। इस वीडियो में हम तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। हम तुम्हें यह भी बताएंगे कि इसका इतिहास क्या रहा है और ये अभी न्यूज में क्यों है, राइट? इतनी कुछ चीजें मेरा कवर करने का यहां पर मन है, ठीक है? तो बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जैसा मैं कह रहा था कि 135 अलग अलग यहाँ पे एथनिक ग्रुप्स हैं। और बर्मा भी कहते हैं, म्यांमार भी कहते हैं, राइट? इसके पड़ोस में अगर तुम देखोगे, इसके पड़ोस अड़ोस पड़ोस को जरा सा समझने की कोशिश करो, इसके भूगोल को थोड़ा सा समझो 5 मिनट में, फिर बात करते हैं थोड़ा और, है ना? जब तक थोड़ी ज्योग्राफी नहीं जानोगे हल्का सा, तो उसकी स्टोरी नहीं समझ में आएगी, कभी नहीं आएगी, लगेगा कि ब्लैंक में बात हो रही है। तो थोड़ा सा नजर डालो। इनके पड़ोस में देखो, बांग्लादेश और भारत तो है ही है, चाइना भी है, लाओस भी है,
थाईलैंड भी है, थाईलैंड को सियाम कहते थे एंशियंट टाइम्स में। इस तरह के प्रश्न आजकल प्रीलिम्स में बहुत देखने को मिलते हैं, तो गौर से सुनना, कुछ कुछ बातें नोट कर लेना अगर मन करे कुछ तो जैसे सियाम, SIAM, थाईलैंड का ये प्राचीन नाम बताया जाता है इस इलाके का। ठीक है, तो इतने देश जो हैं, और बांग्लादेश और भारत तो वही है, 1600 किलोमीटर का बॉर्डर तो भारत के संग इसका शेयर होता है, और बे ऑफ बंगाल में भी हमारे पड़ोस में है। ठीक है भाई, तो ये तो हो गया। अच्छा, इनके अपने जो है, अगर इनका थोड़ा वो जानोगे, फिजिकल मैप अगर इनका जरा सा, ठीक है, तो फिजिकल मैप में अगर देखोगे तो इनके वेस्ट में बेटा, इनके वेस्ट में तुम्हें देखने को मिलेगा अराकन माउंटेन। राइट, ये एक थोड़ा जरूरी रहेगा अपने लिए ध्यान रखना, इसका काम आएगा, नाम आएगा। और देखो, जैसे शान प्लेटो तुम्हें देखने को मिलेगा इसके ईस्ट में, राइट, शान प्लेटो। और बीच में तुम अगर गौर से देखोगे तो तुम्हें नदी दिखेगी, इरावदी। राइट, ये नदी है, और इसके ईस्टर्न बॉर्डर पे सलावीन भी है, जो कहीं कहीं शान प्लेटो से होके गुजर रही है, ये भी तुम्हें देखने को मिलेगा। ये जो यहाँ पे इरावदी का देखो, इरावदी ऊपर तिब्बत से निकल रही है, नॉर्थ साउथ बह रही है ऑलमोस्ट सीधी लाइन में, और कई इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। ठीक है, इसका डेल्टा रीजन जरा गौर से देख लो, इरावदी डेल्टा रीजन जो है, देख रहे हो, ये है रंगून यहाँ पे। अभी मॉडर्न डे में तो इसका नाम बदल गया है यंगून। राइट, तो तमाम शहर के नाम आएंगे। अभी जानते हो आजकल इनकी कैपिटल चल रही है नेपिदाव, नेपिदाव। राइट, तो कई चीजें नाम और गौर की आएंगी जो हमारे काम की हो सकती हैं, एग्जाम में तो आ ही सकती हैं, और इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, तो देखो नेपिदौ यहाँ पर एक इनकी कैपिटल है आजकल। ठीक है, अच्छा, और देखो इनकी जो देखो ईस्ट साइड में नीचे की तरफ जो एक पूरा पूंछ जैसी लटक रही है, इसका नाम है तेनासेरिम। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें जरा सा गौर से देख लेना। बांग्लादेश से कैसा बॉर्डर है जरा देखो, इंडिया से कैसा बॉर्डर है जरा देखो, और इनके प्रोविंस के मैप्स जो हैं, इनका जो प्रोविंसेस हैं, वो भी एक बार देख लेना चाहिए। देख लेने से थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, कभी कभी जानते हो ना, समझ में थोड़ा सा ज्यादा बेहतर आता है। तो शान, कचिन, चिन, रखीने, रखीने बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, ये यहीं से रोहिंग्या है। रोहिंग्या का जो पूरी समस्या है, वो रोहिंग्या शरणार्थी, ये आपके मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। राइट, तो रोहिंग्या शरणार्थी ये यहाँ रखीने से। ठीक है, तो इतना जरा सा मैप की जानकारी उठा लो फिलहाल के लिए। राइट, फिलहाल के लिए इतनी जानकारी अगर ले लोगे तो मैं अपनी स्टोरी तुम्हें सुना के थोड़ी थोड़ी समझा पाऊंगा। ठीक है भाई, बात को शुरू करते हैं बेटा शुरुआत से। यहां पर होमो इरेक्टस के भी बेसिकली रिमेन्स मिले हैं, ऐसा समझ लो, रिमेन्स मिले। ठीक है, होमो इरेक्टस के भी रिमेन्स हमें यहां पर मिले हैं। अच्छा, इसके बाद धीरे धीरे ऑफ कोर्स होमो सेपियंस वेपियंस के तो मिले ही मिले, उस तरफ मैं ज्यादा नहीं बढ़ूंगा, उस तरफ मैं ज्यादा नहीं बढ़ूंगा, ये लिमिटेशन है इस वीडियो का। मैं बात शुरू कर रहा हूं यहाँ पे जहां से इनका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पीरियड शुरू हो रहा है, जब हमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलने लग रहा है, मैं वहां से बात को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें बताया जा रहा है बेटा कि कुछ तिब्बत, तिब्बतो बर्मन, ठीक है, तिब्बत, सिनो तिब्बत, चाइना और तिब्बत के रीजन में से निकले हुए कुछ लोग आते हैं, जिनको बोला जा रहा है प्यू। ठीक है, और ये 2nd सेंचुरी BCE से धीरे धीरे इरावदी और सालावीन के नीचे आते हैं, और आकर के यहाँ वैली में छोटे छोटे सिटी स्टेट्स बनाते हैं। ओके, मान सकते हैं, ठीक है भाई, रीजनेबल सी बात है, कुछ लोग आ सकते हैं ऊपर से यहाँ पे रह सकते हैं। हमें एक और चीज बताई जा रही है कि कंबोडिया का जो रीजन है ना, वहां पे जो भाषा बोली जाती है उसे बोलते हैं बच्चों मॉन भाषा, MON, मोन या मॉन प्रोनाउंस करते होंगे। ठीक है, तो कुछ मोन भाषा बोलने वाले लोग साउथ में डेल्टा रीजन में भी छोटे छोटे सिटी स्टेट बना रहे हैं। ये चलता रहता है, और यही वो समय है बच्चों जब थेरावाद बुद्धिज्म बर्मा में धीरे धीरे फैलने लगता है। थेरावाद रिलीजन,
देखो एक बात ध्यान रखो, भारत का, भारतीय उपमहाद्वीप का, भारत का साउथ ईस्ट एशिया के, पूरे साउथ ईस्ट एशिया जो मेन लैंड है और जो उसके आइलैंड है, उन सब में भारत का कल्चर जो है, हमारे प्राचीन भारत की संस्कृति, उसका फैलाव जो है वो बहुत गहरा है, बहुत प्रोफाउंड है बेटा। उसको समझने के लिए कभी साथ बैठोगे तो तुम्हें बताऊंगा, और तुम भी मुझे बताना, राइट? पर बहुत खूबसूरत है। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू गेट एट हियर इज दिस, कि थेरावाद बुद्धिज्म इस इलाके में फैलने लग गया था 2nd सेंचुरी बीसीई से ही, राइट? इस रीजन को स्वर्ण भूमि कहते थे यार हम लोग, तो ट्रेड के तौर पे काफी महत्वपूर्ण रहा होगा। ओके, अब हम लोग को बताया जा रहा है कि ये सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है, और आज आती है 9वीं शताब्दी, 9th सेंचुरी सीई। उस समय इनका हिस्ट्री जो है एक बड़ा करवट ले रहा है, बड़ी करवट ले रहा है, बहुत बड़ी करवट है ना? तो गौर से जरा सुन लेना इसको 2 मिनट। यहां पे हमें बताया जा रहा है बेटा कि वही ऊपर से ही तिब्बत, सिनो तिब्बत एरिया से ही एक तिब्बतो बर्मन भाषा बोलने वाले बमार ग्रुप आते हैं। बमार, राइट? बमार, कहीं कहीं पे इनको बर्मन भी कहते हैं। ठीक है, तो बमार या बर्मन ग्रुप नीचे से, ऊपर से नीचे आते हैं और ये इरावदी डेल्टा में एक शहर बसाते हैं, एक टाउन बसाते हैं, जिसको बोला जा रहा है बागू या पेगू। और ये एक सभ्यता की शुरुआत करते हैं, एक डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे ये जितने भी सिटी स्टेट्स थे ना, प्यू और मोन, ऊपर वाले प्यू नॉर्थ वाले, नीचे वाले मोन, उनको पकड़ लेते हैं और एक बड़ा व्यापक इरावदी डेल्टा को पूरा कंट्रोल करता हुआ एक एम्पायर बनाते हैं, जिसको बागन या पागन कहते हैं। पी से भी स्पेलिंग लिखते हैं, बी से भी लिखते हैं इसकी स्पेलिंग। और याद रखो, ये बमार ग्रुप ने बनाया, यही बमार ग्रुप है। ठीक है, इनकी जो भाषा है ना, बर्मीज भाषा जिसे बोल रहे हैं हम, ये डाइग्लॉसिक है। डाइग्लॉसिक मतलब क्या हो गया मेरा कहने का, कि इनकी भाषा में जो है ऐसा होता है कि एक ही चीज के दो नाम होते हैं। एक नाम होता है जो अमूमन नॉर्मल रोजमर्रा इस्तेमाल होता है, एक होता है जो थोड़ा फॉर्मल होता है। तो ये जो लोग आए थे, बमार वाले लोग, इनका जो भाषा है डाइग्लॉसिक। तो जो लोग अपने आप को बुलाने का जो तरीका था इनका, अपना नाम, वो बमार या बर्मन था, लो भाषा में। मतलब रोजमर्रा में ये लोग अपने आप को बमार या बर्मन कहते थे, और लिखने पढ़ने में अपने आप को ये बोलते थे म्यांमा। म्यांमा बोले तो कई इसके ऑफ कोर्स मतलब निकाले जाते हैं, है ना? कई ओरिजिन स्टोरीज हैं, लेकिन एक मतलब निकलता है द स्ट्रॉन्ग हॉर्समैन, राइट? एक शक्तिशाली घुड़सवार, तो म्यांमा, राइट? तो ये दो नाम बताए जा रहे हैं हमें इस ग्रुप के। ये ग्रुप नीचे आता है और यहां पर बना लेता है अपना पागन एम्पायर। यही ग्रुप है जो आज की तारीख में 68%, 68% ऑफ देयर 5.5 करोड़ पॉपुलेशन इज बमार और म्यांमार। पागन एम्पायर है। इनके समय पर एक बात और ध्यान रखो कि थेरावाद बुद्धिज्म बहुत तेजी से फैलता है। ये लोग कई सारे पैगोडास, टेम्पल्स, ये सब मोनास्ट्रीज बनवाते हैं, राइट? बड़े बड़े बनवाते हैं और काफी उसके लिए दान और ये सब करते हैं। 1100 के आसपास, देखो तुम लोग को शायद मालूम ही होगा कि 1192 के आसपास, राइट, ये आपके मोहम्मद घुरी आ गए थे, इनके संग बख्तियार खिलजी भी आए थे, जिन्होंने जाकर के बंगाल में पाल किंगडम में जाकर के काफी कोहराम मचाया था, कई नालंदा विक्रमशिला जला दी थी। तो काफी सारे बुद्धिस्ट भाग भाग के तिब्बत भी गए और भाग भाग के इधर जो है क्या कहते हैं तुम्हारे पागन कोर्ट में भी गए। ठीक है, तो बुद्धिज्म का यहाँ पे काफी जबरदस्त एक कल्चर बनता रहा। थेरावाद बुद्धिज्म यहाँ पे लगातार री इन्फोर्स हुआ है, पागन है, राइट?
इनका खात्मा 1290s में अपने लोग को बताया जा रहा है कि 1290s में ये लोग धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इनका एम्पायर कैसे खत्म हो जाता है? राइट भाई, 13वीं शताब्दी याद रखो बेटा, है ना, कि 13वीं शताब्दी में अगर कोई भी किंगडम खत्म हुआ है तो वो मंगोल्स की वजह से ही हुआ है। राइट, तो ये मंगोल्स थे जिन्होंने आकर के पागन एम्पायर को नेस्त नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। राइट, इसके बाद हम लोग को बताया जा रहा है कि यहां पर एक और किंगडम निकला जिसका नाम बताया जाता है तुंगू। तुंगू, राइट, TOUNGWU। ये जो एम्पायर है, ये कहा जाता है कि ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे विशाल काय एम्पायर जो इनकी हिस्ट्री में कभी भी बना। मतलब इसके कंट्रोल में ये 16वीं शताब्दी में आया था, बहुत कम समय के लिए रहा था, मुश्किल से 70-80 साल के लिए रहा। 16वीं शताब्दी में आया, बहुत कम समय के लिए रहा, लेकिन काफी मिलिटरिस्टिक था, राइट, काफी अग्रेसिव था। और कहा जाता है कि मणिपुर से लेके, मणिपुर अपना मणिपुर, वहां से लेकर के तुम्हारा कंबोडिया तक का पूरा एरिया इनके पास था। राइट, तो ये काफी विशाल का एम्पायर था, लेकिन बहुत कम समय के लिए रहा और फिर ये खत्म हो गया, टूट गए। राइट, इसके बाद हम लोग को बेटा बताया जाता है, अब यहां से हिस्ट्री थोड़ी सी जो है मॉडर्न की दिशा में जा रही है, मॉडर्न की दिशा में जा रही है, तो गौर फरमाइएगा। यहां पर हम लोग को बताया जा रहा है कि एक कोन बोंग डायनेस्टी आती है। अब ये भी, ये सब बमार लोग हैं, ये सब देखो बमार हिस्ट्री है ये पूरी, ठीक है। तो यहां पे अब बताया जा रहा है कि कोन बोंग डायनेस्टी एक आती है, कोन बोंग। राइट, ये आ रही है बेटा हमारे सामने 1772 में, 1772 में। और ये धीरे धीरे आकर के फैलने लगते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, और ये काफी अग्रेसिव है, ये काफी अग्रेसिव। इन्होंने जो है जितना भी मॉडर्न डे म्यांमार है वो तो कंट्रोल में किया ही हुआ है, इसके अलावा भी ये बहुत ज्यादा फैल रहे हैं। इन्होंने अराकन पे कब्जा कर लिया है। अराकन, अराकन मैंने अभी तुम्हें दिखाया था ना, जो अपना बांग्लादेश की बॉर्डर से लगा हुआ है, अराकन माउंटेन्स, रखीने कह लो, राइट, रखीने प्रोविंस जो उसको कब्जा कर लिया इन्होंने। राइट, और इन्होंने धीरे धीरे आगे जा करके बेटा मणिपुर को कैप्चर कर लिया, असम पे इन्होंने राज कर लिया। 1772 में ये लोग आए और 1815 तक इन्होंने, समझ लो बच्चों, कि असम और मणिपुर को भी अपने कब्जे में कर लिया। यही इनसे गलत पंगा हो गया, यही इनसे गलत पंगा हो गया, क्योंकि असम के बगल में कौन बैठा था बंगाल में यार, अपने ईस्ट इंडिया कंपनी बैठी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का तो भाई भाई मतलब ज्वेल इन द क्राउन इंडिया था इनका, पूरे इनके हुकूमत का। राइट, तो ये जो है क्या कहते हैं, इसको बचाने में लगे रहते थे। तो इन्होंने जब देखा कि अग्रेसिव पावर है नॉर्थ ईस्ट में आ रही है, तो इनसे तो भिड़न तो होनी ही थी। यहां पर बेटे ये जो कोनबोंग डायनेस्टी, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, इस बर्मीज डायनेस्टी ने 3 लड़ाइयां लड़ी हैं। इनको हम लोग अपने इतिहास में बोलते हैं द 3 एंग्लो बर्मीज वॉर्स। पहली बर्मीज वॉर जो थी वो 1824 से लेके 26 तक चली, और इस लड़ाई में अंग्रेज जीत गए, इनको हरा दिया गया बर्मीज को। और इनको हराने के बाद इनसे असम और मणिपुर और तेनासरम, तेनासरम भी जो नीचे वाली इधर ईस्ट ईस्ट की साइड में जो एक पूंछ लटकती है, वो वाला एरिया भी इन्होंने ले लिया। इसके बाद 1855 में सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर भी हुई। राइट, सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुई। सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर में इन लोगों ने हरा करके जो लोअर बर्मा था, लोअर बर्मा हो गया तुम्हारा डेल्टा का, इरावदी डेल्टा का जो रीजन है और उसके आसपास का जो रीजन था, मतलब सदर्न बर्मा जो हो गया, वो इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। उसे लोअर बर्मा कहते थे, उसको अपने कब्जे में ले लिया। राइट, और उसके बाद जब 1857 की क्रांति के बाद जब ये बहादुर शाह जफर, इनको देश निकाला दिया गया, इनको एग्जाइल कर दिया गया ना, मुगल डायनेस्टी खत्म हो गई, इनको एग्जाइल कर दिया गया, तो इनको एग्जाइल यही रंगून में किया गया था।
और 1885 में देखो, ये मतलब आयरनी देखो सिचुएशन के, 1885 में 85 में 1885 नवंबर में थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर लड़ी गई। और उस समय जो इनके आखिरी मोनार्क थे, आखिरी बर्मीज मोनार्क थे, थीबो मिन उनका नाम बताया जाता है, उनको गद्दी से हटा दिया गया। पूरे बर्मा को एनेक्स कर लिया गया। बर्मे नहीं, बर्मा, राइट, पूरे बर्मा को एनेक्स कर लिया, इंडिया का ही एक प्रोविंस बना करके उसको रूल किया। और थीबो मिन को इन्होंने महाराष्ट्र में रत्नागिरी जाके वहां पे एग्जाइल कर दिया। राइट, तो आयरनी देखिए, एक बादशाह को वहां भेजा, एक बादशाह को उधर भेजा, अलग अलग देशों में, ठीक है, दोनों की बादशाहत छीन ली। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने जो है बर्मा के ऊपर कंट्रोल कर लिया। कोनबोंग डायनेस्टी खत्म हो गई, अंग्रेज आ गए यहां पर। अब बात होती है आगे शुरू। ये तो हो गया भाई, ठीक है, कॉलोनियल एरा अब चालू हो गया। 1885 नवंबर में इन्होंने पूरे बर्मा को एनेक्स किया। और दिसंबर 1885 में, अभी भी तो दिसंबर ही चल रहा है, राइट, दिसंबर 1885 में क्या हुआ? दिसंबर 1885 में कांग्रेस आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ और एक तरह से इंडिपेंडेंस का पहिया घूमने लग गया। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफिशियली एक तरह से शुरू हो गई हमारी। और हमारी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का ही नतीजा, राइट, मतलब वन ऑफ द कॉजेस ऑफ बर्मीज इंडिपेंडेंस वाज इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। राइट, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, बर्मा at one point of time, Myanmar was the biggest rice exporter in the world. Beat that, right? So they were big time, मतलब rice producers. अभी तो इनका सब सिविल वॉर अभी थोड़ा बहुत बात करेंगे हम लोग इस विषय में। अभी तो हालात शायद काफी खराब होते जा रहे हैं, राइट, बट हु नोज मैन, मुझे भी तो सुनी सुनाई बातें ही मालूम है, मैं कौन सा बर्मा जाके देख के आया हूँ, right? But yeah, I can just give you, some brief ideas, right? गलतियां मैं भी बहुत करता हूँ, बच्चे, मुझे मालूम है, करता ही हूँगा, but my aim is simply to give you an idea, and maybe आपके खुद का इंटरेस्ट अगर पीक हो गया तो मुझे बहुत खुशी होगी, राइट। अच्छा, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं ये कह रहा था बच्चे कि हाँ, कॉलोनियल एरा जब चालू हुआ तो यहीं से धीरे धीरे भाई उनके वहाँ भी उसी तरह के करेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे भाई वहाँ से भी लोग पढ़ने विदेशों में गए, आए, उन्हीं रेनेसां के आइडियाज से प्रभावित हो होकर के लौटे, और उन्होंने भी एक नेशन स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट डेमोक्रेटिक लाइंस पे बनाने की इच्छा जाहिर करी। उसके लिए धीरे धीरे प्रोटेस्ट शुरू हुए, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस बनी होंगी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट, वो तो हुआ ही होगा। यहां पर मैं तुम्हें एक दो बड़ी हस्तियों से मिलवा देता हूं जिनका काम अभी हमें पढ़ने वाला है, ठीक है, तो जरा सुन लो भाई। एक यहाँ पे जो भाई साहब इनके फादर ऑफ द नेशन कहे जाते हैं, जैसे अपने बापू है ना, तो वैसे इनके जो बापू हैं उनका नाम बताया जाता है ओंग सैन। ओंग सैन, राइट, ओंग सैन, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी, वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी। अब इधर क्या होता है कि तुम्हारे ये 1936 से तुम्हारी इधर क्या कहते हैं, जापान जो है चाइना पे अटैक कर देता है। तो एक तरह से देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर वहां से चालू हो गई है 1937 से, मे बी, राइट, लेकिन ऑफिशियली 39 बोली जाती है। दैट इज व्हेन, जब वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई शुरू हुई, राइट, जब पोलैंड के अगेंस्ट फिर शुरू हुआ तब। तो ये जो है द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि 1939 से जब ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर चालू हो गई तो जापान धीरे धीरे भाई बहुत तेजी से आगे आया। और जापान, एक समय आया 1941 के आसपास जब जापान ने ये पूरा पूरा बेटा साउथ ईस्ट एशिया, जो इधर फ्रेंच इंडो चाइना था, राइट, फ्रेंच इंडो चाइना जो था, जो वियतनाम वाला पूरा रीजन था, उस सबको कैप्चर किया। और ये धीरे धीरे आगे आते आते इन्होंने बर्मा, पहले सिंगापुर किया, और फिर दे कैप्चर्ड बर्मा, राइट। बर्मा वाज पार्ट ऑफ ईस्ट, ब्रिटिश इंग्लिश पोजेशन। बर्मा
was captured. Burma was captured by by the Japanese. और इस समय बेटा ओंग सैन ने ओंग सैन ने जापान की आर्मी के संग मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करी, राइट। लेकिन जब उन्होंने देखा धीरे धीरे जापान, व्हेन ही सॉ द टाइड्स हैव टर्न्ड, देन ही स्विच्ड साइड्स एज वेल, बिकॉज हिज एम, जैसे अपने लिए सुभाष चंद्र बोस थे भाई, जैसे सोचो ना, जैसे बोस की आइडियोलॉजी थी कि भाई जो अंग्रेजों का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, ठीक है। तो कुछ उसी तरह से सोच मुझे यहां पे ओंग सैन की भी हल्की सी सिमिलैरिटी नजर आई। ओंग सैन की भी शायद ऐसी ही सोच रही होगी। इन्होंने जापान के साथ मिलकर के पहले हाथ बढ़ाया और he fought against the Britishers, but then when he saw कि भाई Japanese are not very serious about independence of anyone actually, तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे इन्होंने जाकर के he switched sides। और बाद में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो इन्होंने बेटे जो है क्या कहते हैं अच्छा एक बात और मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे कि ये ओंग सैन ही थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने भाई इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, ओंग सैन ने बर्मीज आर्मी बनाई थी। इसका नाम बताया जाता है तात्मा दाओ, TATMADAW, तात्मा दाओ, राइट। तो इसके भी जनक यही है, इन्होंने ही सेना बनाई वहां पे, बर्मीज नेशनल आर्मी। अब इसके बाद जो है इन्होंने क्लेमेंट एटली के संग, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो क्लेमेंट एटली अंग्रेजों के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके संग इनके नेगोशिएशंस हुए एंड ही नेगोशिएटेड द बर्मीज इंडिपेंडेंस, राइट। और ये डिसाइड हुआ कि 1948 में ये लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन उसके 6 महीने पहले बेटा इनको और इनके कई साथियों को असैसिनेट कर दिया गया। ओंग सैन वाज असैसिनेटेड, right? Aung San was assassinated, and yeah, okay, anyway, ये आगे बढ़े, देश आगे बढ़ा और देश को आज़ादी मिली। 4th of January 1948, दैट्स द डेट जब ये आज़ाद हो गए, ठीक है। फिर ये लोग आज़ाद हो गए। अब आज़ाद हो गए तो सब अच्छा तो हुआ नहीं बेटा, इनकी समस्याएं बहुत तेजी से चलती रहीं। कैसे चलती रहीं, अब थोड़ा सा वो जानने का समय आ गया है, ठीक है। अब हम की थोड़ी सी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है, ये तुम्हारे लिए आईआर के लिए जरूरी है, इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो तुम्हारा सेक्शन रहेगा ना, उसमें इसका काम बनेगा, जो अब हम तुम्हें बातें बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो होता कुछ ऐसा है कि इनके जो इलेक्टेड लीडर आते हैं, मैंने तो बताया ना 135 अलग अलग नेशनैलिटीज हैं, राइट। इनफैक्ट ओंग सैन जो थे, उन्होंने एक जो बड़ी बड़ी 4-5 ग्रुप्स थे, जो 4-5 बड़े बड़े एथनिक ग्रुप्स थे, जैसे कि तुम्हारे क्या कहते हैं, शान, चिन, राइट, कैरन, इन 3-4 लोगों ने, बमार, इन चारों लोगों ने मिल करके एक पैंगलोंग अग्रीमेंट, मतलब इन चारों ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव ने ओंग सैन के साथ मिल करके एक पैंगलोंग अग्रीमेंट बनाया था कि हम लोग सब लोग साथ में रहेंगे, सबको ऑटोनॉमी मिलेगी। तो इसको कहते हैं पैंगलोंग अग्रीमेंट, राइट। द पॉइंट बीइंग कि धीरे धीरे जब ये इनके पास एक चोजन गवर्नमेंट आई, तो थिंग्स वर नॉट वेरी स्मूथ। कई बार ऐसा हुआ कि इलेक्टेड लीडर को, जो इनके आर्मी के टाटमा दाओ के कमांडर थे, जिनका नाम बताया जाता है जनरल ने वेन, जनरल ने वेन, राइट, इनको जो है बुलाना पड़ा, इनकी मदद लेनी पड़ी इलेक्टेड लीडर्स को, टू मेंटेन सम काइंड ऑफ अ लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, ठीक है। तो मिलिट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती चली गई, मिलिट्री इनके समाज में धीरे धीरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती चली गई, राइट। 1962 में ये जो जनरल है, जनरल ने वेन, इन्होंने फाइनली तख्ता पलट कर दिया। इन्होंने वहां के जो इलेक्टेड लीडर थे उनको हटा दिया और उनकी जगह ये खुद कंट्री के लीडर बन गए, राइट। इन्होंने एक बेटा जो है बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी, BSPP नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। ये पार्टी जो थी केवल और केवल वहां के मिलिट्री लीडर्स की
एक फसाड थी, मतलब एक दिखाने के लिए लोगों को उन्होंने एक मिलिट्री लीडर्स ने ही एक पार्टी बना दी थी जिसमें सब अधिकतर एक्स मिलिट्री मैन थे या उन्हीं के सपोर्टर्स थे। ठीक है, और यही पार्टी जो थी ये पूरे देश को चला रही थी, भाई साहब चला रहे थे, ये जनरल ने वेन। और 62 से लेकर के 1962 से लेकर के 1988 तक इन्होंने, ये देख लो नाम देखो इनका क्या है, बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी। तो ये कहीं ना कहीं सोशलिज्म और कम्युनिज्म से काफी प्रभावित थे। हालांकि कम्युनिस्ट्स जो लोग थे उनका इन्होंने काफी वो भी किया, शोषण और दमन, राइट, बट कहीं पर ये अपने आप को सोशलिस्ट बोलते थे, राइट। और इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया कि मैं भी अपनी कंट्री को सोशलिज्म की तरफ लेके जाऊंगा, बट ही वाज अ डिक्टेटर, he was simply a military dictator who was hell bent upon staying on the staying in the power, ऐसे समझो इनको, ठीक है। ये जनरल ने वेन 62 से लेके 88 तक ये रहे, ओके। इसके बाद हम लोग को बेटा यहां पर अब कुछ और इनके इतिहास में एक दो करवटें ली हैं जिसकी वजह से अब इनका ये पूरा सिचुएशन चल रही है, तो जरा वो भी जानो। होता कुछ ऐसा है बेटा कि धीरे धीरे कुछ प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, राइट, धीरे धीरे कुछ प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं। एंड 8 अगस्त 1988 को सुबह 8 बज के 8 मिनट पे, इसको बोलते हैं 8888, चार चार अट्ठे, 4 बार 8 है ना, 8888 अपराइजिंग। ये इनके मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट बताया जाता है कि यहां पर मेजर प्रोटेस्ट मूवमेंट्स पूरे कंट्री में शुरू हुए जनरल ने वेन और इनके ये बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी पर, राइट। इसमें धीरे से कई लीडर्स निकल के आने लग गए जिन्होंने आगे आके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी, जितने लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको। एक लीडर जो उसमें से निकल के आई वो थी ऑन्ग सैन सू ची, ये उसी ऑन्ग सैन की बेटियां हैं, ऑन्ग सैन सू ची, राइट। ये इसी समय निकल के आई, इनकी एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम बताया जाता है NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये इनकी पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। इन्होंने जो है आकर के इस प्रोटेस्ट में काफी भूमिका निभाई और इस प्रोटेस्ट का काफी लोग मारे गए, ऑफ कोर्स जानते हो ना, जैसे कोई भी यार डिक्टेटोरियल रिजीम होगा, जब जनता प्रोटेस्ट करती है तो पहले गोली चलाता है, उसको लगता है कि शायद इससे लोग डरेंगे, लेकिन जब नहीं डरते तो फिर, राइट, फिर उसकी हालत खराब हो जाती है, जैसा कि देखने को मिलता है। तो ये दीज गाइस इनिशियली तो दे ट्राई टू फ्राइटन पीपल, बट देन दे रियलाइज दैट व्हाट, ऐसे तो हम सबको मार ही देंगे, तो बचेगा कौन। एंड देन दे बैक्ड ऑफ, द मिलिट्री बैक्ड ऑफ इमीडिएटली। यहां पर धीरे से मल्टी पार्टी, इन्होंने तो पूरा वन पार्टी सिस्टम कर दिया था जनरल ने वेन ने, तो अब उन्होंने रिजाइन कर दिया और ये हुआ कि मल्टी पार्टी सिस्टम यहां पे लॉन्च किया जाएगा, मल्टी पार्टी सिस्टम यहां पे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। 1990 में चुनाव हुए, 1990 में इलेक्शंस हुए और ऑन्ग सैन की जो पार्टी थी, इट वन वेरी नाइसली, राइट, उनको मेजॉरिटी मिल गई। लेकिन ये जो मिलिट्री जुंटा थी, ये तो सीन से हट गए, नेविन तो हट गए, लेकिन अब उनके और उत्तराधिकारी आ गए। उनके नाम को हम अभी जानने में इच्छुक नहीं हैं, उनके नामों को हम अभी जानने में इच्छुक नहीं है। मैंने आपको कुछ बड़े नाम बताए क्योंकि मैं तुम्हें नाम बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा यार, है ना, क्योंकि थोड़ी सी अजीब सी, हमारे लिए तो अजीब भाषा है उनकी, जैसे हम भाई, उनको हमारा नाम अजीब लगेगा, हमको उनका नाम थोड़ा अजीब लगेगा, तो जितने कम नाम डालेंगे ना उतना आसानी होगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो अभी के लिए थोड़ा बात को और समझो आगे। अभी यहाँ पे क्या होता है बेटे कि अभी नए लोग चले आते हैं, नेवन तो हट जाते हैं, और ये लोग आकर के ये जो मिलिट्री जुंटा, जुंटा एक शब्द जो अक्सर इस्तेमाल होता है, ठीक है, जुंटा का मतलब होता है कोई भी कुछ लोग जो मिल करके पावर को अपने कब्जे में रखना चाह रहे हैं, राइट, जुंटा, जुंटा कहते हैं इसको, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू कंट्रोल द पावर of the state or in any organization or a structure, right? Anyway, so these guys, what they do is, ये लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हम ये चुनाव का नतीजा नहीं मानते,
and the military decides to Tatmadaw is very important in their history. Tatmadaw decides to reject the election result, and instead they establish they arrest Suchi is arrested, right? Suchi is arrested, she is placed in jail, and अगले करीब 15 साल तक वो जेल में रही. In 1991 she was given the Nobel Peace Prize. In 1991 she got the Nobel Peace Prize, right? But the Myanmaris, by the way, 1989 में इन लोगों ने अपना नाम बदल के बर्मा से म्यांमार कर दिया, बर्मा से म्यांमार कर दिया, राइट? और रंगून को यंगून कर दिया, राइट? रंगून को हटा करके यंगोन कर दिया, और इन लोगों ने जो है हिस्ट्री में अपने नेम ये इस तरह से उस समय पर इसी मुकाम पर ये चेंज किया. ठीक है, आगे बात को बढ़ाते हैं बेटे. तो जो है क्या कहते हैं, सूची को अरेस्ट कर लिया और इन लोगों ने एक जो है स्टेट लॉ एंड ऑर्डर restoration council बनाई. This also played havoc. They also are responsible for torturing, harassing, killing people, right? SLORC इसको कहते हैं. ये एस्टैब्लिश किया गया, स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोरेशन काउंसिल के नाम से इसको स्टोर किया गया था, से इसको बनाया गया था. एनीवे, तो अभी जो है क्या हो रहा है बच्चे, इस समय अब यहाँ पर देखो जो हालात चल रहे हैं वो कुछ ऐसे चल रहे हैं कि इन्होंने 62 से 88 तक तो नेविन थे. 88 में अपराइजिंग हुई. उस अपराइजिंग के बाद इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, नेविन वेविन सब रिजाइन कर दिया इन लोगों ने, और इन्होंने कहा कि अब ये बना दो SLORC, लॉ एंड ऑर्डर रेस्टोर करेगी और इलेक्शन कराएगी. 1990 में 1990 में चुनाव हुआ, NLD जीत गई, ऑंग सान सूची की पार्टी. इन्होंने कहा भाई हम नहीं मानते, ऑंग सान सूची को जेल में डाल दिया. SLORC ने कहा कि हम जुंटा फिर से पावर में, एंड दे कैरीड ऑन, राइट? और उन्होंने एक बार फिर से कोएर्जन शुरू कर दिया और डिक्टेटरशिप चालू हो गई, राइट? ये डिक्टेटरशिप बेटा पूरे टाइम चलती रही है 2010 तक, 2011 तक चलती रही है, राइट? 2011 तक ये चलती रही है. उसके बाद धीरे से इन्होंने कुछ कुछ चीजें खोलना शुरू की. ऑंग सान सूची को रिहा कर दिया गया, ऑंग सान सूची को रिहा किया गया. पूरी दुनिया में इसका बड़ा स्वागत हुआ कि फाइनली दे आर ओपनिंग अप. एंड फिर 2015 में चुनाव हुए, इलेक्शंस हुए, एंड हर पार्टी, ऑंग सान सूचीज पार्टी NLD वन द सुपर मेजॉरिटी. मतलब इनको 2/3 से भी ज्यादा सीट्स मिल गई. सो दे वर इन कंप्लीट पावर नाउ. And Suchi, she was not allowed to hold any, to become the president, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं और हस्बैंड जो इनके हैं और इनके जो बच्चे हैं वो सब फॉरेन कंट्री के सिटीजन है अपेरेंटली, राइट? तो ये अलाउड नहीं थी. सो इनके लिए एक अलग से एक पोस्ट बनाई गई विच इज अकिन टू प्राइम मिनिस्टर, स्टेट काउंसलर इनको नाम दिया गया of Myanmar, right? And she became मतलब एक तरह से यही प्राइम मिनिस्टर बन गई apparently, although she did not hold that position of president, right? You get my point, right? तो इनको इस तरह से एक पोजीशन बना करके बैठा दिया गया. 2020 तक सब ठीक चल रहा था बच्चे, 2020 तक सब चल रहा था अच्छा. 2020 का चुनाव हुआ, उसमें NLD फिर जीत गई. परंतु अभी 2 साल पहले 2021 में एक बार फिर से वहां पे जो मिलिट्री जुंटा है वो बन चुकी है, एक और कू हो चुका है, राइट? एक बार फिर से इनको अरेस्ट कर लिया गया है. ऑंग सान सूची हैज बीन अरेस्टेड अगेन, एंड नाउ दे आर वंस अगेन इन डोलड्रम्स. ऑंग सान सूची, इनका भी जो है बड़ा लेगेसी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चल रही है इनकी. एक तरफ से तो इनको नोबेल पीस प्राइज मिला,
लेकिन कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल के दौरान भी जिस तरह से रोहिंग्याज का जो वो ट्रीटमेंट हुआ है, वो भी एक क्वेश्चनेबल बात है। रोहिंग्यास के बारे में अब थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ। देखो, तो ये ध्यान रखो कि अभी फिर से कू हो चुका है यहाँ पर, और अब यहाँ पे फिर से मिलिट्री जुंटा बैठी हुई है इस समय, एंड थिंग्स आर लुकिंग वेरी ब्लीक अगेन, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे रखीने का जो इलाका है, रखीने का जो इलाका है, यहाँ पे रोहिंग्यास रहते हैं, राइट। रोहिंग्यास का मानना है कि हम लोग यहाँ पे जनरेशन से रहते आ रहे हैं, राइट। और मिडिवल टाइम्स से इनके यहाँ पे रहने के कुछ कुछ एविडेंस भी मिलते हैं। इनका ये कहना है, म्यांमारीज जुंटा का जो इनकी आर्मी है उसका ये कहना है कि नहीं भाई, ये जितने भी यहाँ पे रोहिंग्याज हैं, रोहिंग्याज आर मेजॉरिटी मुस्लिम्स, राइट। तो जितने भी यहाँ रोहिंग्याज हैं, इसमें से अधिकतर वो लोग हैं जो कॉलोनियल टाइम्स में या पोस्ट कॉलोनियल टाइम्स में बंगाल और बांग्लादेश से आए हैं, तो इनको हम लोग वापस भेजेंगे, राइट। और यहां पे अल्ट्रा नेशनलिस्ट बुद्धिस्ट्स हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट बुद्धिस्ट्स हैं, जैसे भाई अलग अलग रिलीजन में होते हैं, वैसे ही यहां पे अल्ट्रा नेशनलिस्ट बुद्धिस्ट्स हैं, जिनकी कोशिश है बच्चों कि हम लोग यहां से जितना ज्यादा हो सके रोहिंग्याज को ढकेल के, मार के, डरा के पीछे फेंके, right. This is something which is taking a very terrible toll on the people who are involved at the ground level. मतलब मैं आपको एक दो बात इसके बारे में शायद बता सकूं यहाँ पर, कि इतने ज्यादा रेफ्यूजीज, रोहिंग्या शरणार्थी इस समय बांग्लादेश में मौजूद हैं कि उनकी संख्या रखना बहुत मुश्किल हो गया। बांग्लादेश इज ऑल्सो इन ह्यूज ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस। मतलब मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश में, बांग्लादेश का जो साउथ ईस्टर्न साइड है, वहां पे कुटुपलोंग नाम का रेफ्यूजी कैंप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थियों के लिए बना हुआ कैंप, दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थियों के लिए बना हुआ कैंप, और ये बांग्लादेश के कॉक्स बाजार एरिया में मौजूद है, राइट। तकरीबन 9 लाख शरणार्थी 13 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं इस समय, ठीक है। इसमें से करीब 50,000 बेबीज होंगे, ऐसा भी मैंने सुना है, पढ़ा है बच्चों, ठीक है। तो हालात काफ़ी ख़राब है, ये तुम अंदाज़ा लगा सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द ह्यूज क्राइसिस दैट वी आर फेसिंग। और प्रॉब्लम ये है कि इस समय जो है वहाँ पे ऐसा एक रेजीम बैठा हुआ है जो इसमें कितने एक्सट्रीम स्टेप ले सकता है, इसका अंदाज़ा शायद हम लगा सकते हैं। और हम लोग इस मामले में भी क्या कर सकते हैं, ये अभी वर्ल्ड लीडर्स शायद सोच रहे होंगे, राइट। तो ये था एक छोटा सा प्राइमर जो मैं तुम्हें म्यांमार के इतिहास के बारे में बताना चाह रहा था। आई होप कि तुमको सुन के अच्छा लगा हो और मजा आया। गॉड ब्लेस यू।